सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीएससी रैंकर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी ने फोर्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो इसी प्लेलिस्ट में जाके पहले फोर्स के लेक्चर देखे, क्योंकि वर्क निकालने के लिए हमें फोर्स क्या होती है और इसे कैसे निकाला जाता है उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। वर्क, अब देखते हैं वर्क क्या होता है और इसे डिफाइन कैसे करते हैं। वर्क इन फिजिक्स इज अ मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर अ डिस्टेंस बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। एक और बार पढ़ते हैं। वर्क इन फिजिक्स इज अ measure of energy transfer. So what is work? Work is a measure of energy transfer that occurs when an object is moved over a distance by an what force? External force, which is applied in the direction of the displacement. तो हमें इससे क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है वो एक्सटर्नल फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगती है और बॉडी को मूव करती है, उससे क्या निकलता है? फोर्स निकलता है। So, the unit in which force is expressed are the same as those for energy, क्योंकि work is a measure of energy transfer। तो work is equal to energy transfer, तो work और energy की units same होंगी। अब देखते हैं work होता क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। वर्क को हम लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ एरो, मतलब एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इस डॉट को कहते हैं, जब ऐसे किसी वेक्टर्स को लिखते हैं तो उसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट से दो वेक्टर्स का जब प्रोडक्ट होता है तो जो आंसर आता है वो क्या आता है? स्केलर आता है। सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। नो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एस के ऊपर जो एरो लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है और आंसर स्केलर आए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे। तो वर्क इज इक्वल टू एफ मॉड्यूलस ऑफ एफ लिखेंगे, क्योंकि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एंड देन एस का मॉड्यूलस कॉस थीटा। अब इधर क्या बात करें हम लोग? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और एस में क्या हम लोग कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं थीटा क्या है। दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? थीटा। जैसे अगर ये एक बॉडी है और इसका डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड है और जो फोर्स है वो आप लगा रहे हैं कुछ ऐसे, आपने ऐसे बॉडी को यहाँ से किक किया तो ऐसे फोर्स लगी और इसके बीच में क्या बना? एंगल थीटा। तो इस थीटा की बात हो रही है, दैट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। Now, work done by a force is equal to the product of force and displacement of the point of application of the force in the direction of force। अब जिन्होंने फोर्स का वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर नहीं पता है तो पहले लेक्चर्स देखिए। सुनाओ, अब हमें बताया गया है कि वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगे या फिर वो डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में हो। अब देखिए एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। एग्जाम्पल 1। अब देखिए यहाँ फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? अपवर्ड है। तो हमने क्या ली? फोर्स का एक कंपोनेंट लिया, ये थीटा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये थीटा उन दोनों के बीच का क्या है? एंगल है। हमने लिखा एफ कॉस थीटा। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो गया। अब इसमें हमने क्या किया? एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने फोर्स को वैसे ही रहने दिया, लेकिन हमने जो डिस्प्लेसमेंट है उसको फोर्स की डायरेक्शन में कर दिया। जैसे अगर हम एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाएंगे वो ऊपर भी जाएगी और आगे भी जाएगी। आप देख सकते हैं ये इतना आगे बढ़ी है और इतना ऊपर गई है, तो फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रही है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी क्या लेंगे? हॉरिजॉन्टल लेंगे। तो अब हम इस फॉर्मूले को दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये तो क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। अब इसको ओपन कैसे करते हैं? वर्क इज इक्वल टू
एफ का मॉड्यूलस, एस का मॉड्यूलस एंड कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा को पहले फोर्स के साथ लगाते हैं, तो लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा ब्रैकेट एस का मॉड्यूलस। तो इससे क्या हुआ कि हम फोर्स का कंपोनेंट लिया है। किसका कंपोनेंट लिया है? फोर्स का कंपोनेंट। और ये हमें दिखता है किसमें? ये हमें दिखता है एग्जाम्पल नंबर 1 में, जब हमने लिया है एफ कॉस थीटा। अब हम आते हैं 2 पे। W इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एफ देन ब्रैकेट एस का मॉड्यूलस एंड कॉस थीटा। अब देखिए इसमें क्या हमने लिया है, ये क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लिया है हमने। किसका कंपोनेंट लिया है? डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लिया है, जो हमें क्या दिखता है एग्जाम्पल नंबर 2 में दिखता है कि ये देखिए हमने इस बार एस कॉस थीटा लिखा है। फोर्स की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली रहने दी, लेकिन फिर हमने डिस्प्लेसमेंट को भी हॉरिजॉन्टल कर दिया। और फर्स्ट में हमने डिस्प्लेसमेंट को एज इट इज़ रहने दिया, लेकिन फोर्स को हम लोगों ने कंपोनेंट में चेंज कर दिया। लेकिन इसकी जो मैंने 1 और 2 बताए हैं, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये केवल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मेनली आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है और याद रखना है वो है ये फॉर्मूला। आप ये मत याद रखिए कौन किसका कंपोनेंट है, ये आप हायर क्लासेस जैसे अभी आप 11th में जाएंगे तब आप सीख लेंगे। अभी के लिए केवल आप ये याद रखिए मॉड्यूलस ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया जाएगा, कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल सवाल बनेगा नहीं अभी इसमें, क्योंकि आप अभी 10th क्लास में हैं। ये आप आगे जाके सीख सकते हैं। ये केवल मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि सेलिना बुक्स में दिया है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इतना कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है और आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सो लेट्स मूव। अब कुछ कंडीशंस आती हैं जो MCQ वाइज में बिल्कुल पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने उनको अलग अलग कर दिया है। अब देखते हैं व्हेन इज वर्क ज़ीरो, वर्क कब ज़ीरो होता है। सो केस नंबर 1, अगर फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो वर्क को क्या कहते हैं हम लोग? एफ डॉट एस, और आपने लोगों ने क्या याद रखा होगा? मॉड्यूलस ऑफ एफ। मेरे साथ बोलिए, मॉड्यूलस ऑफ एस एंड कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम लोग फोर्स को ज़ीरो कर दें तो क्या आएगा आंसर? ज़ीरो आ जाएगा। अब नाउ सेकेंड केस, इसमें हम लोग क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। अब ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस फोर्स के अबाउट डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है। अब इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अब ये एक आदमी है, इसे हम कहते हैं कुली। क्या कहते हैं? कुली। ये एक लोड लेके बस खड़ा हुआ है। अगर ये लोड लेके बस खड़ा हुआ है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज़ीरो। और अभी हम इस पे कौन सी फोर्स लेते हैं? इस लोड का क्या लेंगे? फोर्स बाय ग्रेविटेशनल। अगर इस फोर्स m लेते हैं तो इसका फोर्स क्या आएगा? m इंटू जी, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस फोर्स के अबाउट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज़ीरो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए हम कौन सी फोर्स ले रहे हैं और किसके अबाउट हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अलग फोर्सेस के अबाउट अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो जाए। नाउ अब लेते हैं 2। अब हो सकता है आपको क्लासेस में पनिशमेंट दी गई हो तो आप अपना हाथ ऊपर करके खड़े रहें, आप थक जाते हैं। लेकिन अगर हम वर्क देखें तो वर्क इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा। आप थके हैं लेकिन आपने कुछ काम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम ग्रेविटी के अबाउट वर्क देख रहे हैं। तो ग्रेविटी के अबाउट वर्क क्या होगा? फोर्स बाय एम जी, ये फोर्स लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका कुछ है ही नहीं। आप पूरे क्लास के टाइम एक ही जगह खड़े रहे, इसका मतलब आपका वर्क क्या होगा? वर्क हो जाएगा ज़ीरो। यही बताया गया है इस पॉइंट में। इफ़ अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट मूव, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, देन नो वर्क इज डन। अगर एक कुली अपने सर पे लोड लेके बस खड़ा हुआ है तो उसका वर्क क्या होगा? ज़ीरो। और उधर फोर्स कौन सी लग रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सर पे लेंगे तो उसका वेट आपको बैलेंस करना होगा। इसका मतलब वेट क्या होता है? फोर्स बाय ग्रेविटी। आपको क्लास में पनिशमेंट तो मिली होगी, नहीं मिली है तो देख लीजिए एक बार। तो पनिशमेंट जब मिलती है तो टीचर कहती है हाथ ऊपर करके एक पैर पे खड़े हो जाओ। तो आप खड़े हैं तो आपने कोई मूव नहीं किया है, ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट किया है, इसका मतलब आपका वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो। सो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दोनों में ही क्या होगा? नो डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। अब एक और कंडीशन आती है, क्योंकि देखिए वर्क में
तीन फैक्टर्स आते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एफ आता है, मॉड्यूलस ऑफ एस आता है और कॉस थीटा आता है। मेरे साथ बोलिए, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो हमने इसको ज़ीरो कर लिया, डिस्प्लेसमेंट को भी ज़ीरो कर लिया। अब कॉस थीटा कब ज़ीरो होता है? अब मुझे पता है आपको, आप लोगों ने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कॉस थीटा कब ज़ीरो होता है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कॉस थीटा कब ज़ीरो होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अब देखते हैं थीटा कब कब 90 होगा। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है? थीटा। और अगर वो जब थीटा 90 हो जाएगा तब वर्क क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि कॉस थीटा हो जाएगा ज़ीरो। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। इसमें हम देखते हैं कि एक कुली, इसमें हम मानते हैं कि कुली चल रहा है आगे की तरफ। सो कुली इज मूविंग। अब कुली चल रहा है, उसके सर पे वेट है। ओके, तो अब क्या इसका अभी भी वर्क डन ज़ीरो होगा? अब डिपेंड करता है वर्क डन कब ज़ीरो होगा। हम फोर्स कौन सी मानते हैं? फोर्स बाय ग्रेविटी मानते हैं। तो फोर्स बाय ग्रेविटी इज mg। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? अब देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड्स, लेकिन ये चल रहा है आगे की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। इसका मतलब जब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी लेंगे तो हमेशा ही वर्क डन ज़ीरो आएगा, चाहे आप लोड लेके खड़े हों, चाहे लोड लेके दौड़ रहे हों। अब ये हो गई फोर्स 1, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जब हम चलते हैं तो आपने देखा होगा फ्रिक्शनल फोर्स भी लगती है। अब देखते हैं वर्क डन अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। सेकेंड, वर्क डन अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स, ये इसका ज़ीरो है। अब फ्रिक्शनल फोर्स देखते हैं, फ्रिक्शन के अबाउट। अब देखते हैं जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है? फ्रिक्शन लगता है कहाँ कहाँ कहाँ? फ्रिक्शन लगता है आगे की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? आगे की तरफ। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल कितना बना? एंगल यहाँ पे ज़ीरो बना। अब देखिए, बहुत लोगों को यही नहीं समझ में आया होगा कि फ्रिक्शन आगे क्यों लगा। अब ध्यान से सोचिए, जब आप चलते हैं तो आप आगे चलते हैं या पीछे चलते हैं, उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा। हम मानते हैं कि कुली आगे चल रहा है, तो सिंपल सा देखते हैं कि हम फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं। आपने पढ़ा होगा, हम बोर्ड पे लिखते हैं, किसकी वजह से लिख पाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। हम क्रेयॉन से लिख पाते हैं, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। मैं यहाँ आपके स्क्रीन पे लिख पा रहा हूँ, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। हम चलते किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो अगर फ्रिक्शन की वजह से चलेंगे तो अगर हम आगे चल रहे हैं तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। पीछे की तरफ लगेगा तो हम आगे चल ही नहीं पाएंगे। एक और बार आप डायग्राम से समझिए, जब आप आगे चलते हैं तो आपका पैर ऐसे होता है, आप फोर्स कहाँ लगाते हैं? पीछे की तरफ आप फोर्स लगाते हैं। तो अगर आप पीछे की तरफ चलते वक्त फोर्स लगाते हैं तो आप आगे कैसे चलते हैं? आप कहेंगे रिएक्शन फोर्स। और इसी रिएक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। इसलिए कहते हैं वी आर एबल टू वॉक ऑन अर्थ ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन लेस होगा सरफेस तो आप वॉक नहीं कर पाएंगे उस पर। जैसे आप आइस पे मुझे लगता है इंडिया में, जैसे आप कहीं ऐसी जगह रहते हो जहाँ बहुत स्नोफॉल होती हो, वहाँ पर अगर आप आइस पे चलना चाहेंगे तो आप फिसल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आइस में फ्रिक्शन बहुत कम होता है, इसलिए आप चल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको आगे की तरफ फोर्स ही नहीं मिलता है। जब हम आगे चलते हैं तो हम फोर्स कहाँ लगाते हैं? पीछे की तरफ, जिसकी वजह से हमें आगे कौन पुश करता है? फ्रिक्शन पुश करता है। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होगी? आगे की तरफ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो व्हेन अ कुली इज मूविंग, तो किसकी वजह से वर्क ज़ीरो होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन ज़ीरो होगा। लेकिन अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे तो वर्क डन फिर ज़ीरो नहीं होगा। अगर आप कुली के पास कहेंगे कि कुली तुम इतनी दूर सामान ले आओ, लेकिन तुम्हें पैसे नहीं देंगे क्योंकि तुमने कुछ काम नहीं किया है, तो कुली बोलेगा सर मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से काम नहीं किया है, लेकिन मैंने फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करते हुए वर्क को लिया है, इसलिए मुझे उसके पैसे चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कभी ऐसे कुली से मत बोलिएगा, क्योंकि कुली को सब पता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, विजिबल नहीं है तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब एक कार है, ये सड़क पे मूव कर रही है। अब इस पे कौन सा, जब सर्कुलर मोशन होता है तो ड्यू टू विच फोर्स डज सर्कुलर मोशन हैपन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए बताइए। जी हाँ, जितने लोगों ने भी बोला है ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन हैपन्स। अगर आपको ये नहीं पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है तो आप देख के आइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पूरा लेक्चर और फोर्स के भी लेक्चर देखिए, जिससे आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब देखते हैं, जब एक कार मूव कर रही है तो सर्कुलर मोशन में मानते हैं मूव कर रही है,
जैसे आप ट्रैक भी देख सकते हैं, ये सर्कुलर है। सो ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो कार कहाँ जा रही है? आगे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? आगे। लेकिन फोर्स कहाँ है? राइट हैंड साइड। सो आप देखिए ये एंगल कितना बना, ये एंगल बना 90 डिग्रीज। देयरफॉर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉस थीटा इज 0, सो द वर्क डन इज इक्वल टू 0। अब कार में आपको फ्रिक्शन जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। अभी आप यही देखिए कि ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। ये फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसमें आप ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे कि कब वर्क डन 0 है और कब नहीं है, और ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। सो मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वर्क, हमने 0 की कंडीशन सारी ले ली हैं कि वर्क डन 0 कब कब होता है। ये MCQ का टॉपिक है, तो MCQ में ऐसे करके आता है कि वर्क डन 0 कब होगा। अब कुली चल रहा है तो कौन सी फोर्स से 0 होगा, नहीं होगा, वो सब आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं वर्क डन ग्रेटर देन 0, मतलब वर्क डन पॉजिटिव क्या होगा। वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, ज़्यादातर वर्क डन पॉजिटिव ही रहता है क्योंकि थीटा, हमेशा हम कोई थीटा पे काम कर रहे होते हैं। जैसे हम किसी को पुश करते हैं तो हम 60 डिग्रीज और 30 डिग्रीज पे ही ज़्यादातर ऐसा होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क डन पॉजिटिव रहता है। अब देखते हैं वर्क डन नेगेटिव कब होता है। अब देखिए प्योरली ट्रिग्नोमेट्री है, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आपको पता है कि थीटा जब 90 होता है तो 0 होता है, और जब थीटा 180 डिग्री होता है तो क्या होता है? -1 होता है। तो ये प्योरली ट्रिग्नोमेट्री है। आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप इन चीज़ों को याद कर लीजिए। अभी आगे वाले कुछ दिनों में ट्रिग्नोमेट्रीज के भी लेक्चर आएंगे। सो जब थीटा 180 डिग्री होता है तो आंसर क्या आता है? -1। तो वर्क हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू -F मल्टीप्लाइड बाय S। अब देखते हैं वर्क नेगेटिव कब होता है। ओके, सो आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स को, बहुत बार क्रिकेटर्स को देखा होगा, तो क्रिकेटर्स जब बॉल कैच कर रहे होते हैं तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है? डाउनवर्ड्स। लेकिन क्रिकेटर्स फोर्स कहाँ लगाते हैं बॉल को पकड़ने के लिए? अपवर्ड्स। तो देखिए फोर्स यहाँ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स है, तो इनके बीच का एंगल क्या बना? एंगल क्या बना इन दोनों के बीच का? एंगल बना 180 डिग्रीज। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज फोर्स। अब देखिए एंगल कितना बना? एंगल बना 180 डिग्रीज का। बहुत से लोग टेनिस भी देखते होंगे, सो देखिए अब जब बॉल आती है टेनिस में तो हम उसे रैकेट से ज़ोर से हिट करते हैं जिससे वो दूसरी साइड पहुंचती है। अब देखिए जो बॉल है उसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, और जो फोर्स लगा रहे हैं ये कहाँ लगा रहे हैं? बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्रीज। तो इसमें भी क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू -FS। तो आप ये दोनों एग्जाम्पल्स याद रखेंगे कि कब कब वर्क नेगेटिव होता है। अब आती हैं दो कंडीशंस जो MCQ में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लगभग 90% MCQ में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वर्क इज मैक्सिमम एट। अब वर्क मैक्सिमम कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब यही हुआ कि कॉस थीटा जो है वो मैक्सिमम कब होगा? 1 पे होगा मैक्सिमम। तो 1 कॉस थीटा कब होगा? व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 0। अब देखते हैं वर्क मिनिमम कब होगा। अब देखिए ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क जो होगा वो मिनिमम होगा 90 डिग्री पे, क्योंकि तब वर्क क्या हो जाएगा? 0। और 180 डिग्री पे वर्क नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज लेस देन 0। लेकिन हम वर्क डन इक्वल टू 0 को मिनिमम मानेंगे। थीटा इज इक्वल टू 90 पे वर्क मिनिमम होगा। याद करिए मेरे साथ, एक दो बार बोलिए, थीटा इज इक्वल टू 90 पे वर्क डन मिनिमम होगा। थीटा इज इक्वल टू 90 पे वर्क डन मिनिमम होगा। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे वर्क डन मिनिमम नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? अब देखिए माइनस का साइन लगा है, आप कहेंगे नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, तो 180 पे होगा सबसे कम वर्क, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए वर्क तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है, यहाँ पे वर्क हो रहा है, लेकिन हम इनकी डायरेक्शन अपोजिट मान रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव आ रहा है। मैंने आपको फोर्स के लेक्चर्स में बताया था, ये जो नेगेटिव साइन होता है ये हमें कोई मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं आता है, इससे हम केवल यही बताते हैं कि डायरेक्शन क्या है। अब देखिए जो थीटा है वो क्या बता रहा है? जो हमारा थीटा है वो हमारी डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस क्या है एक दूसरे के अबाउट। और ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कि अपोजिट है, किसी एंगल पे है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है। तो देखिए नेगेटिव साइन से आपके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे भी हो रहा है, बट जो फोर्स हो रही है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपोजिट है, इसीलिए वो नेगेटिव साइन लगा है और उसका कोई मतलब नहीं है। सो वर्क डन मिनिमम कब होगा? व्हेन वर्क डन इज इक्वल टू 0।
that is theta is equal to 90 degree and cos theta is equal to 0. तो एक बार फिर से पढ़िए इसको. Work is minimum at theta is equal to 90, not at theta is equal to 180, because work has been done but in opposite direction. Negative sign only signifies what? Direction. जिन्होंने फोर्स के लेक्चर्स देखे होंगे उनको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब मुझे लगता है आपको ये सब कंडीशन समझ में आ गई होंगी. नहीं आई हैं इसे कॉपी में लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आना पक्का है. मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन, थीटा जीरो कब होता है, किस फोर्स के अबाउट होता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए. सो नाउ अब हम देखते हैं वर्क के बारे में. हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया कि वर्क क्या होता है, कैसे होता है, कब जीरो होता है, कब ग्रेटर देन जीरो होता है. अब हम लोग देखते हैं वर्क की SI यूनिट्स के बाद, क्योंकि यूनिट्स पे क्वेश्चन आना पक्का है, यूनिट्स पे क्वेश्चन हमेशा ही आता है. अब देखते हैं. सो SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. अब जूल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन देके पूछ लेगा ये जूल है या फिर डाइन है या फिर ERG है या फिर सेंटीमीटर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो नाउ लेट्स डिफाइन वर्क, और वी कैन डिफाइन जूल. 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter. इसको कहते हैं 1 जूल का वर्क तब होता है जब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे और वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है. अब देखिए वर्क क्या होता है. वर्क इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ F मॉड्यूलस ऑफ S एंड दिस इज कॉस थीटा. अब हम मैक्सिमम कंडीशन की बात करेंगे तो हम इसे क्या रखेंगे 1 और थीटा को क्या रखेंगे 0. सो वर्क इज इक्वल टू F S. डायरेक्टली लिख लीजिए ऐसे, या फिर आपको ऐसे लिखना है तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा. ओके, सो वर्क डन इज 1 जूल. व्हेन इट इज 1 जूल, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ वर्क or force is done and the body is moved by 1 meter, then 1 joule of work is done. अब देखिए ये क्या हुआ न्यूटन मीटर. सो जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर. आपको कन्वर्ट करने को आएगा तो आपको पता होना चाहिए. अब देखिए जूल भी कई टाइप के होते हैं. एक होता है किलो जूल. अब जहाँ किलो लग जाए तो 10 की पावर 3 आ जाएगा और जूल. फिर आता है मेगा जूल. अगर मेगा आए तो 10 की पावर 6 एंड देन जूल. अब आता है फिर इसके बाद क्या आता है गीगा जूल एंड दिस इज J. सो इसमें आता है 10 की पावर 9 एंड जूल. तो आपको ये भी याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं हम लोग CGS यूनिट पे. अब देखिए जिनको CGS का मतलब नहीं पता, CGS इज सिंपल सा सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. टाइम की यूनिट हमेशा सेकेंड रहती है, चाहे वो SI में हो चाहे CGS में हो. C मतलब होता है सेंटीमीटर, G मतलब होता है ग्राम एंड S मतलब होता है सेकेंड. सो अब जब CGS में आते हैं तो इसका क्या होता है यूनिट ERG. अब ERG को डिफाइन करते हैं. 1 ERG ऑफ वर्क या 1 erg of work is said to be done when a force of 1 dyne displaces a body through a distance of 1 centimeter in its own direction. in its own direction आया और दोनों तरफ आया. इसका मतलब क्या हुआ थीटा इज इक्वल टू 0 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. सो अब इसमें आता है वर्क इज इक्वल टू F S का मॉड, क्योंकि थीटा 0 है और कॉस थीटा 1 है. सो 1 ERG इज इक्वल टू 1 डाइन. मैंने आपको बताया था फोर्स जब CGS में आता है तो उसे डाइन कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को क्या लेंगे सेंटीमीटर में. सो 1 सेंटीमीटर. सो ERG erg इज इक्वल टू डाइन सेंटीमीटर. ये भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखते हैं कुछ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अब इसमें आया रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड erg. सो इसमें आप देखिए ये मैंने फोर्स में भी बताया था, तो जिनको याद होगा वो आसानी से कर सकते हैं. तो 1 न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं हम लोग जूल. तो इधर लिख देते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन. यहाँ पे न्यूटन को क्या कर दिया डाइन में. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन. और मीटर को सेंटीमीटर में तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई क्या आया पावर्स प्लस हो जाती हैं तो 5 + 2 7. सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर. ये भी इंपॉर्टेंट है. तो इस पेज में जितना भी है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सब वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए. और ये जो 1 kgf है और GF है ये भी CGS यूनिट्स हैं, इन्हें भी याद कर लीजिएगा.
अब मैंने पूरा बता दिया है कि SI यूनिट्स और CGS यूनिट्स क्या होती हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, इन पे क्वेश्चन भी आना पक्की बात है, तो इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करिए और जो मैंने वर्क का फॉर्मूला बताया है, वर्क का फॉर्मूला यही लगेगा, वर्क इज इक्वल टू FS cos थीटा, यही फॉर्मूला लगेगा और आप इसको सॉल्व कर लिए। वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। चलिए अब आपने कर लिया होगा, अब मैं करता हूँ। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ऑफ मास इज 50 ग्राम थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स एंड G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब वही करेंगे, वर्क इज इक्वल टू, अब हम लोग इसमें क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लेंगे और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। सो F क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इट इज 50 इंटू ग्रेविटी का एक्सेलरेशन 10 इंटू 5 मीटर है। तो ये अब देखिए ये सब हमारा किस में है, SI यूनिट में, तो वर्क किस में आएगा, जूल में आएगा। देखिए वर्क आया जूल में, तो आप इसी से देख सकते हैं कि क्या सही है। कभी कभी यहाँ पे यूनिट्स भी चेंज कर दे सकता है, तो आप एलिमिनेशन से अपना ऑप्शन आराम से टिक कर सकते हैं। सो 5 5 25 एंड 0 0, सो 2500 जूल। ओके 2500 जूल, सो ऑप्शन इज बी। जिनका आंसर बी आया है अपनी पीठ थपथपाइए, आपने क्वेश्चन कर लिया है। अब आते हैं पावर पे। पावर क्या होती है, सो पावर with very simple meaning is called power is the rate of doing work. Power is the rate of doing work. Rate of doing work आया। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। If work W is done in T time, then power is equal to work upon time taken. तो इससे हमें पता चलता है डेफिनेशन क्या होगी इसकी, वर्क कितना वर्क हुआ कितने समय में। सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना वर्क हुआ कितने समय में, हमें क्या बताता है कि कितने रेट पे वर्क चल रहा है। हो सकता है 2500 जूल का वर्क 1 सेकंड में हो गया, तो हमने देखा कितना फास्ट है, रेट ऑफ वर्क कितना ज़्यादा है। अब वर्क ही लेंगे 2500 और डिवाइड बाय 5 कर लें, तो देखा 500 जूल पर सेकेंड हो रहा है, तो देखा वर्क कम हो गया, मतलब पावर क्या है, कम है, रेट ऑफ डूइंग वर्क कम हो गया। अब देखते हैं, सो P इज इक्वल टू W अपॉन T। अब देखिए P इज इक्वल टू, अब P का हमें यूनिट जानने हैं, तो W की क्या होती है, जूल, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स। तो यह आ गया क्या, जूल पर सेकेंड, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वॉट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, वॉट। तो अगर आपसे कोई पूछे द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, और वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अब इसमें भी कुछ आते हैं, किलो वॉट। अब मैंने बताया जब भी किलो आए तो 10 टू द पावर 3 वॉट कर दीजिए। अब आएगा मेगा वॉट, तो 10 टू द पावर 6 वॉट कर दीजिए। अब आएगा गीगा वॉट, तो फिर करिए, ओके कहाँ गया, तो फिर कर दीजिए 10 टू द पावर 9 वॉट। अब ये तो काफ़ी बड़ी यूनिट्स हो गई। अब देखते हैं कुछ छोटी यूनिट्स को, जैसे माइक्रो वॉट। अब माइक्रो आता है तो क्या करते हैं, 10 टू द पावर -3 कर देते हैं वॉट। अब आता है माइक्रो वॉट, माइक्रो का ये होता है, सो 10 टू द पावर माइनस क्या कर देंगे, 6 कर देंगे वॉट। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से इन्हें याद कर दीजिए, क्योंकि लोगों को इसमें और एनर्जी की यूनिट्स में कन्फ्यूजन होती है, तो मैं नहीं चाहता किसी को कन्फ्यूजन हो। तो सब लोग याद कर लीजिए कि वॉट, किलो वॉट, मेगा वॉट एंड गीगा वॉट आर द यूनिट्स ऑफ पावर। इस चैप्टर में यूनिट्स को लेके बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, इसीलिए आपको याद रखना है कि पावर की यूनिट क्या होती है, क्योंकि लोग पावर और एनर्जी में बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। आगे जाके आपको मैं बताऊंगा क्यों कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब देखते हैं, एक तो फॉर्मूला हो गया वर्क का ये, सॉरी पावर का ये, वर्क अपॉन टाइम। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला, क्योंकि वर्क को हम लोग केवल ऐसे ही नहीं लिखते, वर्क को हम लिखते क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, विच इज, अगर इसकी हम मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे। पावर इज स्केलर एंड W वर्क इज स्केलर, सो हमें जो आखिरी में क्या आएगा, स्केलर ही आएगा। सो F मल्टीप्लाइड बाय S, दोनों का क्या लिया जा रहा है, मैग्नीट्यूड। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसमें क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी नहीं स्पीड, और स्पीड भी कौन सी, एवरेज स्पीड निकल के आएगी, कि एवरेज स्पीड क्या है। सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एवरेज स्पीड, या फिर P इज इक्वल टू FV, डायरेक्ट याद करेंगे फॉर्मूला नंबर 2। ये दोनों फॉर्मूलाज
आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए दैट पावर इज इक्वल टू W अपॉन T एंड पावर इज ऑल्सो इक्वल टू F इंटू V। मुझे लगता है आपको पावर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है यूनिट्स ऑफ पावर। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। वॉट क्या है? वॉट है। इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, अगर 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में कर देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? 1 वॉट। ये जितनी भी डेफिनेशंस आती हैं ये फॉर्मूले से ही आती हैं, तो अगर आपने फॉर्मूले को देख लिया है तो आप डेफिनेशन अपने आप बना सकते हैं। नाउ द CGS यूनिट इज अर्ग पर सेकेंड। CGS इज अर्ग पर सेकेंड। इसमें हमने जूल पर सेकेंड को ही क्या ले लिया है? वॉट ले लिया है इसमें, लेकिन SI में हम लोग ERG ही लेते हैं। अब 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। अब आते हैं हॉर्स पावर। ये हमेशा पूछे जाता है और सेलिना में इसका एक क्वेश्चन भी है दैट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स एंड हाउ मेनी किलो वॉट्स। तो ये सब आपको याद रखना है। ये जितनी भी स्लाइड्स आई हैं SI यूनिट की और भी सब चीज़ों की, इन सबको आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनेगा। अब देखते हैं वर्क और पावर में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए वर्क क्या होता है। वर्क होता है जब किसी फोर्स एक बॉडी को कुछ मूव करा दे तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। और पावर क्या होता है? पावर होता है कि हमने वर्क कितना किया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पावर। कि पावर इज़ द रेट, कितनी स्पीड पे हम वर्क करते हैं। हम बहुत सारा हो सकता है हम पूरी मैराथन 1 घंटे में भाग जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। अब वही मैराथन कोई दूसरा आदमी 10 घंटे लेता है तो उसने वर्क किया है वो उतना ही किया है, लेकिन जो उसकी पावर है वो कम है। इसलिए जितना ज़्यादा रेट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? पावर होगी। याद रखिएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। नाउ पॉइंट नंबर 2, वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। अब देखिए मैंने बताया ना कि बॉडी को शिफ्ट किया, आपने बॉडी को किक किया, वो कितनी दूर गई, इससे कोई टाइम का लेना देना नहीं है कि मैंने किक किया तो वो 1 घंटे बाद ही उधर जाएगी। मैंने तेज़ किक कर दिया 1 सेकंड में चली गई बॉडी वहाँ पे। तो इसलिए वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम बट पावर डिपेंड्स ऑन टाइम। जैसे कि मैंने मैराथन 1 किलोमीटर की भाग ली कितनी? 1 घंटे में, और किसी और आदमी ने भागी 10 घंटे में, तो मेरी पावर उससे ज़्यादा है क्योंकि मैंने वही वर्क 1 घंटे में किया और उसने जो पॉइंट या पर्सन नंबर 2 है उसने वही वर्क क्या किया? 10 घंटे में किया। इसलिए पावर किसकी ज़्यादा है? पावर मेरी ज़्यादा है। अब वर्क की SI यूनिट क्या आती है? जूल। और पावर की SI यूनिट क्या है? क्या है? बिना देखे बोले क्या है? वॉट है पावर। ओके, अब आता है एक और क्वेश्चन, चलिए करते हैं। अ क्रेन लिफ्ट्स अ ब्लॉक ऑफ मास this is 1000 kg through a vertical height of 15 meters in 25 seconds. Find or calculate the power of the crane where G is equal to 10 meters per second. तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, एक बार ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो आपने कर लिया होगा, अब चलिए मैं करता हूँ। सो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम टेकन। तो देखिए अब देखते हैं वर्क कितना हुआ। वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है, मास कितना है 1000 इंटू विट इज जी, इट इज 10 इंटू 1000 इंटू 10, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा, ये मास है और ये एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या हो गया फोर्स। अब देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 का, तो आंसर क्या आएगा 15 इंटू 10 टू द पावर 4 एंड वर्क का क्या होता है जूल। अब देखते हैं कितने समय में, 25 सेकेंड्स में, 25 सेकेंड्स। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सो अब इसको 25 सेकेंड से डिवाइड करेंगे, 15 इंटू 10 टू द पावर 4। अब 0 करके भी लिख सकते हैं लेकिन ये नोटेशन ईजी रहता है। और वॉट आएगा इधर और इधर क्या आएगा 25। सो 5 5 एंड 5 3 3, ओके 3 इज इक्वल टू 1 2 3 4 अपॉन 5। Okay, so answer is 6 1 2 3 or we can write 6 kilowatt. So answer is A, 6 kilowatt का पावर है उस क्रेन की। अभी देखिए अगर मैं 25 की जगह 5 कर देता तो यहाँ क्या आता 30 किलोवाट, 30 किलोवाट की पावर आ जाती। तो देखिए कहाँ है 6 किलोवाट, कहाँ है 30 किलोवाट। अगर ये क्रेन 5 सेकंड्स में ही लिफ्ट कर देती तो इसका क्या हो जाता, पावर ज़्यादा हो जाता क्योंकि इसने टाइम कम लिया।
सो देखिए पावर इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कि सेम वर्क अगर हम कम टाइम में कर दे तो हमारी पावर क्या हो जाती है, ज़्यादा। सो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये फॉर्मूले से भी समझ में आ गया है, लेकिन आप इसको एक बार लिख लीजिए। ओके, सो वर्क हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है और हमने पावर भी पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं एनर्जी पे, कि एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, और अगर सिंपल टर्म में बोले, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब देखिए वर्क कितना आप करेंगे, जितने आपकी एनर्जी होगी। जैसा मानिए कोई आदमी कितना काम कर सकता है, जितनी उसकी एनर्जी होगी। अब देखिए आपने सुबह पूरा अच्छे से ब्रेकफास्ट किया है, 2 पराठे खाए हैं, दूध पिया है, सब कुछ खाया है, तो आप देखिए पूरे दिन ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। अगर आपने देखिए सुबह केवल एक बिस्किट खाया है तो आप बहुत देर तक पढ़ाई नहीं कर सकते, आपकी बहुत एनर्जी लो होगी, तो आप काम भी कम करेंगे। तो देखिए आपका जब पूरी तरह पेट भरा था, मतलब आप फुल एनर्जी पे थे, तो आपने क्या किया, अच्छे से पढ़ाई की और सब काम किया। अब यहाँ आपने एक बिस्किट खाया था तो आपकी एनर्जी लो थी, तो आपने वर्क क्या किया, कम किया। तो इससे हमें ये पता चलता है दैट वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी यू हैव, या फिर हम कह सकते हैं फिजिक्स के टर्म में वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, कि कितनी एनर्जी आपके पास है आप उतना ही क्या करेंगे, काम। अब देखिए अब एनर्जी अगर वर्क डन के इक्वल है तो वर्क डन क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो हमने देखा वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी थी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, क्या किया, मल्टीप्लाई, वो भी कौन सा प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट किया। तो जब दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, स्केलर। इसी वजह से जो वर्क डन है वो हमारा क्या आया, हमारा स्केलर आया। मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी चीज़ें एक बार आप फिर से रिपीट करके लेक्चर ज़रूर देखिएगा। अब और डिस्कस करते हैं एनर्जी पे। एनर्जी की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली है, दैट इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब मैंने ये भी बताया कि आपके पास कम एनर्जी है तो आप कम वर्क करेंगे, आपने खाना कम खाया है आप पढ़ाई कम करेंगे। आपके पास ज़्यादा एनर्जी है आप ज़्यादा वर्क करेंगे, आपने खाना पूरा खाया है आप पूरी पढ़ाई करेंगे, खाना कम खाएंगे तो आधी पढ़ाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी पे। तो देखिए मैंने बताया आपको वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो इसका मतलब जो भी वर्क डन की एसआई यूनिट्स है और वो भी वर्क डन की एसआई यूनिट्स हैं या और भी कोई यूनिट्स है, वो सब एनर्जी की भी यूनिट्स होंगी। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। जैसे एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल, और वर्क की भी क्या होती है, जूल। सीजीएस क्या होती है, अर्ग, एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, जिसका हमने पहले ही देख लिया। अब बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या आती हैं, वॉट आर। अब देखिए वॉट आर कहाँ से आई, हमने देखा पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब पावर की क्या होती है, वॉट होती है एसआई यूनिट, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है। तो वॉट पर सेकेंड लीजिए, अगर इसको किलो वॉट लेंगे तो हम इसको क्या लेंगे, आर ले लेंगे। अब वो हम चेंज कर सकते हैं। तो द बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर वॉट पर आर एंड किलो वॉट पर आर। इधर हमने आर इसलिए लिया है क्योंकि देखिए कॉमर्शियल यूज़ में ज़्यादा ये किलो वॉट और वॉट यूज़ होता है, कॉमर्शियली ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आप बल्ब लेने जाते हैं तो हम बल्ब की पावर देखते हैं, उसकी एनर्जी नहीं देखते, इसलिए उसमें लिखा होता है ये 10 वॉट का बल्ब है, ये 15 वॉट का बल्ब है। ट्यूबलाइट लेने जाते हैं तो उसकी पावर देखते हैं, तो उसमें लिखा क्या होता है, 15 वॉट्स, 80 वॉट्स, 50 वॉट्स, वॉट्स लिखा होता है। अब एनर्जी, एनर्जी हम कब देखते हैं, जब हमारा बिजली का बिल आता है कि कितनी वॉट एनर्जी हमने कंज्यूम की, तो उसमें आता है आपने इतने दिनों में 15 किलो वॉट एनर्जी यूज़ हुई। तो ये जो वॉट पर आर है, वॉट, किलो वॉट, ये सब कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है, कॉमर्शियली ज़्यादा यूज़ होता है। इसका भी एक क्वेश्चन आता है, तो कहाँ ये सब ज़्यादा यूज़ होता है, आप याद रखेंगे ये वर्ड, कॉमर्शियली ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखिए पावर की क्या थी, वॉट थी, लेकिन एनर्जी की क्या है, वॉट, और उसके साथ टाइम भी आएगा, वॉट सेकेंड या वॉट आर या किलो वॉट आर आएगा।
तो आपको ये याद होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे वॉट आर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पावर की यूनिट है या फिर ये एनर्जी की यूनिट है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, अगर उसके आगे टाइम भी लिखा हो तो इसमें क्या होगा, एनर्जी पूछी जा रही है। ओके, सो 1 watt is the energy spent or work done by a source of power 1 W से क्या होता है, वॉट इन 1 hour। 1 वॉट काम जब 1 घंटे में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 watt hour। अब देखा गया है कि कितना जूल वर्क होता है, 3.6 किलो जूल। ये सब आपको अब याद रखना है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये फैक्ट्स हैं। ओके, सो अब एक और चीज़ आती है, कैलोरी। वर्क को हम कैलोरी में मेजर करते हैं और वैसे ही हम एनर्जी को भी कैलोरी में मेजर करेंगे, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। अब ये आती है कैलोरी की डेफिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कैलोरी की डेफिनेशन तो आती ही आती है, कैलोरी की डेफिनेशन देके पूछा जाता है दिस इज 1 कैलोरी और दिस इज 1 जूल, ऐसे करके पूछा ही जाएगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसको याद करिएगा। 1 कैलोरी इज द एनर्जी, और एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हीट में हो सकती है। तो 1 कैलोरी इज द एनर्जी और हीट रिक्वायर्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 to 15.5। इट इज रिलेटेड टू जूल एज 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरीज। अब देखिए कैलोरी होती क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। कैलोरी मेनली यूज कहाँ होती है, हीट में यूज होती है। एक चैप्टर होता है थर्मोडाइनमिक्स, उस पर हम कैलोरी के बारे में आगे पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में हम इसके बारे में और जानेंगे। सो कैलोरी मेनली यूज़ होती है जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तभी हम कैलोरी का यूज़ करते हैं। सो देखिए, जब हम पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं 1 डिग्री से, और वो 1 डिग्री कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, 14.5 से 15.5 के बीच में जो 1 डिग्री का ग्रोथ आती है, उसके बीच में जो एनर्जी होती है उसको हम 1 कैलोरी कहते हैं। किसी भी दो टेम्परेचर के बीच में अगर 1 कैलोरी नहीं कहेंगे उसे, अगर किन्हीं दो टेम्परेचर के बीच में 1 डिग्री का गैप है तो उससे बढ़ाने के हम 1 कैलोरी नहीं कहेंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसे हम 1 कैलोरी नहीं कहते हैं। 14.5 से 15.5 के बीच में जो 1 डिग्री का गैप होता है उसे बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है, वही कैलोरी होती है। ये तभी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बच्चे समझते हैं कि कोई भी 1 डिग्री बढ़ाने पे उसे 1 कैलोरी कहेंगे, लेकिन कोई भी 1 डिग्री बढ़ाने पे नहीं, 14.5 से 15.5 ही बढ़ाने पे 1 कैलोरी कही जाती है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको आना चाहिए, ये याद कर लीजिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अभी तो हमें कुछ खासा यूज नहीं आएगा, कैलोरी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको और कुछ कैलोरी में नहीं आएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में कन्वर्जन करना हो तो आप पहले जूल में निकाल लीजिए, फिर उसे कैलोरी में कर दीजिए। तो अब आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपको मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन 10th में मिलेगा, ये केवल आपको बताने के लिए दिया गया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। सिलेनिया की किताब में भी शायद एक क्वेश्चन होगा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और कोई क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नहीं मिलेगा। तो बस इसे समझना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम तब यूज़ करते हैं हायर क्लासेस में जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जब हम सोलर सेल के बारे में पढ़ते हैं, तब हम ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो बहुत कम एनर्जी होती है, क्योंकि हम बात किसकी करें, इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिकली हम लोग मासलेस कहते हैं, उसकी अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो वो क्या होगा, बहुत कम आएगी, बहुत ज़्यादा कम, हम नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं। इसलिए आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखिए कितने 0000 के बाद 1 आएगा, कितने ज़ीरो के बाद, 19 ज़ीरो के बाद। तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, बहुत ही ज़्यादा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ये समझते हैं। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन लीजिए, आपने बैटरी पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन को जब हम किसी एक वोल्टेज से एक से दूसरे वोल्टेज पे ले आते हैं, जैसे पहले 0 वोल्ट पे था, इसको हम V वोल्ट पे ले गए, तो इसको 0 से V तक ले जाने में जितना वर्क डन किया, या वर्क डन इज इक्वल टू जितनी एनर्जी लगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस हमें इतना ही जानना है, और हमें ये याद होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ एक्चुअली जूल। बस इतना ही याद रखना है।
बाकी आपका ये इंपॉर्टेंट है, कैलोरी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और ये सब इंपॉर्टेंट है, और इसमें केवल ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से हर एक चीज़ समझा दी है। अब आपका काम है इसे अच्छे से याद कर लेना, या आप याद नहीं कर पाए तो इसे रट लें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आना पक्का है। अब आ जाते हैं, मैंने कहा था बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं एनर्जी और पावर में, तो मैंने उसका डिफरेंस ही ले लिया है। अब देखिए एनर्जी क्या होती है, इसको पढ़ने से पहले पहले मेरी बात सुनिए कि एनर्जी क्या होती है। देखिए एनर्जी होती है, इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, या हम कितना काम कर सकते हैं। वही हम लेंगे एग्जाम्पल, हमने थोड़ा खाना खाया है तो हम थोड़ा काम करेंगे, हमने अच्छे से खाना खाया है, पूरा भर पेट खाना खाया है, तो हम पूरा काम करेंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। तो जितनी हमारी एनर्जी होती है उतना ही हम वर्क कर सकते हैं। अब देखिए पावर क्या होती है, पावर होती है कि हम वर्क कितनी स्पीड में कर सकते हैं, या हमारा रेट क्या होगा, हम कितनी जल्दी वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए वही मैराथन का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की मैराथन है, मैंने 1 घंटे में रन कर ली पूरी मैराथन, तो मेरी पावर बहुत है। अब कोई दूसरा पर्सन है, उसने 10 घंटे लगा दिए 1 किलोमीटर कवर करने में, तो उसकी पावर बहुत कम है, लेकिन दोनों ने वर्क सेम किया है, बस डिफरेंस क्या आया, टाइम का। तो इसीलिए क्या होगा, वर्क डिपेंड नहीं करता टाइम पे, वैसे ही एनर्जी भी टाइम पे नहीं डिपेंड करेगा, लेकिन पावर में टाइम का टर्म आता है, इसलिए पावर टाइम पे डिपेंड करेगा। अब थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, एंड वर्क की भी क्या होती है, जूल, एंड एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। अब एक क्वेश्चन है, बताइए वॉट आर अगर मैं लिखूं तो ये किसकी यूनिट है। जी हाँ, आपने सही बताया, वॉट आर किसकी है, एनर्जी की। जिन्होंने अभी भी गलत बताया वो एक बार फिर से पीछे देखिए और याद करिए कि वॉट आर, किलो वॉट आर किसकी यूनिट्स हैं, एनर्जी की यूनिट्स हैं। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। अब देखिए वर्क हो चुका है पूरा, पावर हो चुका है, और हम लोग एनर्जी भी काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। अब आते हैं एनर्जी के कुछ और भी टॉपिक्स पे, या एनर्जी को कुछ और भी अच्छे से स्टडी करते हैं। तो अब देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है, तो जो उसकी एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी भी दो टाइप की होती है। पहला टाइप होता है पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा टाइप क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग लिख सकते हैं, और ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, फॉर्मूला कह दीजिए, दैट मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में दोनों चीज़ें आती हैं, बॉडी के मूवमेंट से भी एनर्जी आती है, और बॉडी अगर कहीं पे रेस्ट पे है या किसी और पोजीशन में है तो उससे भी एनर्जी आती है, क्योंकि ये इन दोनों का ही सम है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी बॉडी के किसी पोजीशन पे रखा है तो उस पोजीशन पे उसकी क्या एनर्जी है। जैसे मैंने अपने छत पे रख दी बॉडी, तो उसकी कुछ एनर्जी होगी, उसकी वजह से क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब वही छत पे रखी बॉडी को, जैसे बॉल मैंने छत पे लाया और उसे किक करी, तो उस पर क्या आ जाएगी, वी वेलोसिटी, और उस पर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और इन दोनों का ही सम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी में दोनों आती है, एट रेस्ट भी आता है और एट मोशन भी आता है। तो ये याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन एक ही है, बस ये थोड़ा फिजिक्स का टर्म है, इसीलिए अटपटा सा लग सकता है, लेकिन आप याद रखिए पोजीशन ही याद रखिए, कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं भी रखेंगे कोई बात नहीं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम बार बार पीई तो लिख नहीं सकते, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, अब से हम डिनोट करेंगे कैपिटल यू से, कैपिटल यू से, स्मॉल यू से नहीं, क्योंकि स्मॉल यू से क्या होती है, हम स्पीड को डिपिक्ट करते हैं, और ज़्यादातर इनिशियल स्पीड को डिपिक्ट करते हैं। आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा दैट स्मॉल यू किसको डिपिक्ट करता है, इनिशियल स्पीड को। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल यू से। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी भी दो टाइप की होती है, एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। Elastic potential energy is the energy stored in objects that can be compressed or stretched. इसके बारे में हमें केवल डेफिनेशन और एग्जाम्पल ही पढ़ने हैं, इसको कैलकुलेट कैसा करा जाएगा वो हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, वो हम हायर क्लासेस में जाके पढ़ लेंगे 11th 12th में। ओके,
सो अब देखिए इलास्टिक एनर्जी उन्हीं चीज़ों में होती है जो चीज़ें कंप्रेस हो जाएं या स्ट्रेच हो जाएं। जैसे कि हम एक लेते हैं स्प्रिंग। अब देखिए जो हम स्प्रिंग को दबाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं तो देखिए अपने आप ये क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है। एनर्जी जब हमने इसको दबाया तो इसके अंदर स्टोर हो गई। अब जब इतना दब चुका है, अब जब इसे छोड़ा तो ये अपने आप इसकी एनर्जी क्या हुई, रिलीज हो गई इसकी एनर्जी, और पूरी तरह रिलीज हो गई। देखिए पूरी तरह अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ गया, मतलब पूरी एनर्जी रिलीज हो गई है। इसका मतलब जब बॉडीज कंप्रेस करते हैं हम तो हम उसमें क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, और जब उन्हें स्ट्रेच करते हैं या वो बॉडी स्ट्रेच होती हैं तो उनमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब जैसे कि ये लेते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गुलेल, लेकिन इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, स्लिंग शॉट। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, स्लिंग शॉट। अब देखिए आपने काफ़ी बार गुलेल से खेला होगा, या पेन से या उंगलियों से, रबर बैंड से कई बार गुलेल बनाई होगी। अब देखिए वहाँ पे एक जब स्टोन रखते हैं तो हम फिर उसे स्ट्रेच करते हैं। अब स्ट्रेच करने से क्या हुआ, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई, पूरी तरह स्ट्रेच हो गया। अब ये फोर्स कहाँ लगा रहा होगा, जो ये क्या कहते हैं स्ट्रिंग, इसे कहेंगे स्ट्रिंग फोर्स लगा रही होगी आउटवर्ड्स। तो जैसे ही हम इस गुलेल को छोड़ेंगे तो जितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है वो सब इस गुलेल में ट्रांसफर हो जाएगी और ये गुलेल बहुत दूर जाके गिरेगी। इसीलिए जो चीज़ स्ट्रेच या कंप्रेस हो जाती है उनमें क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे कैलकुलेट कैसे करना है ये सब आप मत पूछिए, ना ही आप सोचिए, केवल इसकी डेफिनेशन याद रखिए। ओके, सो अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। इट इज़ द एनर्जी possessed by a body due to the force of attraction due to earth। मतलब यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हुई है, जिसको ऐसे लिखते हैं एफ जी इज इक्वल टू एम जी। एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको कैलकुलेट करना है, इस वाली फोर्स को हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब देखिए पहले वर्क देखते हैं जैसे एक बॉक्स है जिसका मास है एम मान लेते हैं, इसको हम लोग एच डिस्टेंस ऊपर ले आए हैं, सीढ़ी से चल के यहाँ से क्या ले आए, पहले बॉक्स यहाँ था, इसको लिया और हम यहाँ ऊपर ले आए एच डिस्टेंस। तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अब देखते हैं इसे। तो पहले कैलकुलेट करते हैं वर्क कितना है, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम यू से डिपिक्ट करेंगे, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी हम यू से लिख सकते हैं। ओके, तो वर्क पहले कैलकुलेट करते हैं। वर्क कितना आएगा, एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू यू। अब देखिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सी है, यहाँ पे कौन सी लग रही है फोर्स, जब हम बॉडी को उठा के ला रहे हैं तो किसके अपोजिट वर्क हो रहा है, ग्रेविटी के। सो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड्स, विच इज एफ एंड जी, और इसके ही अपोजिट काम हो रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। नाउ एफ एस आते हैं, एफ कितना होगा, एफ होगा ग्रेविटेशनल, और जो एस होगा वो होगा एच, क्योंकि हम इसे ऊपर ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं, तो एफ एच इज इक्वल टू यू। अब एफ एच क्या आता है, एम जी एच इज इक्वल टू यू, एंड यू इज पोटेंशियल एनर्जी कह दीजिए या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह दीजिए। अब देखिए मैंने बोला कि हम इस बॉडी को ऊपर लाए, मैंने ये नहीं बताया कि सीढ़ियों से ऊपर लाए कि कैसे ऊपर लाए। अब देखिए अगर आप सीढ़ियों से भी ऊपर लाएंगे तो एच ही डिस्टेंस ऊपर लाए तो भी क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। अगर आप इसे एक पुली से बांधे और फिर एच डिस्टेंस ऊपर ले जाएं तो फिर भी एनर्जी क्या होगी इसकी, एम जी एच। अब आप इसे लिफ्ट से लेके जाएं और एच डिस्टेंस ऊपर जाके रुक जाएं तो भी इसकी क्या होगी एनर्जी, एम जी एच। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये डिपेंड नहीं करता कि हम किस पाथ से ले जाते हैं या किस मशीन का प्रयोग करते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या थी। यही बताया गया है इस पॉइंट से, द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट ऑन द पाथ। अब देखिए हम सीढ़ियों से ले गए तो भी हमारी एनर्जी आई एम जी एच, अगर हम पुली से ले जाते तो भी एनर्जी आ रही है एम जी एच, लिफ्ट से ले जा रहे हैं तो भी एनर्जी क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है एम जी एच। अब देखिए इसमें लिखा है पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, ओके ओके। तो अब देखते हैं इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे एनर्जी थी क्या। अब देखिए हमने देखा कि जब ये ऊपर एच डिस्टेंस आ गई तो इसकी एम जी एच हो गई, एम जी एच हो गई। लेकिन अगर हम इसको एच डिस्टेंस नीचे, मतलब जहाँ से बॉडी शुरू हुई थी वहाँ की एनर्जी देखें तो एनर्जी जो एच डिस्टेंस नीचे है इसको मान लेते हैं ए,
और इसको मान लेते हैं क्या, b। तो एनर्जी एट a इज इक्वल टू क्या हो गई, ज़ीरो, क्योंकि h क्या हो गया, ज़ीरो, तो एनर्जी इज ज़ीरो। अब एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। देखिए, हम किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते। हम लोगों ने जो ए पॉइंट था उसकी ज़ीरो ली। मैंने आपको बताया कि h इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि h इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। एक्चुअली जो ग्राउंड होता है उसका भी कुछ पोटेंशियल होता है, लेकिन हम उसे ज़ीरो मानते हैं, जिससे हमें कैलकुलेशंस में आसानी हो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है, वी कैन नेवर मेजर the absolute potential of a point, the absolute potential energy of a point. We can only measure the change. हम कभी भी किसी पॉइंट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। हम एक पॉइंट पे ज़ीरो मानते हैं और उस पर रिस्पेक्ट पे हमेशा चीज़ें बताते हैं। जैसे कि इसमें आते हैं, पहले ए थी, उसके बाद क्या हो गई, यू बी हो गई। अब हमें यही नहीं पता क्या है। तो अब देखा हमने कि जो चेंज इन इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी आई, वो क्या आई, एम जी एच, तो डेल्टा यू। अब ये जो चेंज होता है इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। दिस इज द फाइनल पोजिशन एंड इनिशियल पोजिशन। तो एम जी एच इज इक्वल टू यू बी। और देखा आपने यू बी की मतलब पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितनी आई, एम जी एच। तो उससे हमें ये भी पता चला कि जो वर्क डन है वो क्या है, चेंज इन एनर्जी के बराबर है, एब्सोल्यूट एनर्जी के बराबर नहीं है। क्या है, चेंज इन एनर्जी के बराबर है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पे, जिसमें आपको और समझ में आएगा कि वर्क डन जितना होता है वो एनर्जी के बराबर नहीं, वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने मेजर क्या किया था वर्क से, हम लोगों ने वर्क डन से मेजर किया था चेंज इन एनर्जी। और वो चेंज इन एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में होता है, एक पॉइंट के, जिस पॉइंट को हम लोग ज़ीरो मानते हैं। इसलिए जो चेंज इन एनर्जी होती है और एनर्जी एट दैट पॉइंट दोनों बराबर हो जाती हैं। इससे हमें कैलकुलेशंस में भी इजी होता है, क्योंकि देखिए अब दो चीज़ों की बिल्कुल वैल्यू सेम आती है तो हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। अगर अलग अलग आ जाती तो दिक्कत होती। इसलिए आप समझ गए होंगे, when we measure the work done we measure the change in energy not the absolute energy। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वी कैन नेवर मेजर द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट एनर्जी ऑफ अ पॉइंट। एब्सोल्यूट मतलब कि उसकी एनर्जी कितनी है ये हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, हम बताते हैं किसी के रिस्पेक्ट में लेके। अब हम ज़ीरो के रिस्पेक्ट में लेके बताते हैं, इसलिए इसमें और कोई टर्म नहीं आता, बल्कि हमें इसकी डायरेक्ट एनर्जी पता चलती है। लेकिन आप ये मत माने कि ये इसकी एनर्जी होती है, एब्सोल्यूट एनर्जी ये नहीं होती है। बट अभी हम 10th में हैं और हमें कैलकुलेशंस करनी है, इसलिए हम मान सकते हैं कि हाँ बी की एनर्जी क्या होगी, एम जी एच। मुझे लगता है आपको ये काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि कैसे हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो अब याद रखिए, जब किसी भी बॉडी को h डिस्टेंस ऊपर ले जाएंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, एम जी एच। ये जो मैंने चेंज इन एनर्जी बताया ये आपकी केवल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो मेरे साथ बोलिए एक और बार, अच्छे से याद कर लीजिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती है, वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। हम सीढ़ी से ले जाएं, लिफ्ट से ले जाएं, पुली से ले जाएं या खुद अपने सर के ऊपर रख के ले जाएं, जो आखिरी में उसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी, एम जी एच। इसलिए ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद है आप क्वेश्चन कर लेंगे और हमें केवल क्वेश्चन ही करने हैं। अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आप कैलकुलेट करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से कैलकुलेट करिए, उसके बाद मैं करूँगा। सो अब चलिए करते हैं। अ वेइंग बार with 75 kilogram mass is lifted to a height of 1.5 meter by a weight lifter। एक वेट लिफ्टर ने 75 ग्राम के मास को 1.5 मीटर ऊपर उछाल दिया या उठा लिया। What would be the potential energy of weight bars at the highest position if lifter holds it for 5 seconds? अब देखिए क्वेश्चन ने हमें कितनी आसानी से उल्लू बनाया और एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे दी।
अब देखिए काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस 5 सेकंड को भी मल्टीप्लाई किया होगा फॉर्मूले में, कहीं ना कहीं 5 सेकंड का यूज़ किया होगा, जबकि यहाँ 5 सेकंड का कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है दैट एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, डिपेंड ऑन टाइम। एनर्जी का टाइम से कोई संबंध नहीं है, एनर्जी और टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है। तो यहाँ एनर्जी कैलकुलेट करने में टाइम का हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर किस लोगों ने किया है तो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन करना कैसे है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था U इज इक्वल टू एम जी एच, इसी को यूज़ करेंगे। m कितना आएगा 75, g कितना आएगा, g इज दिया गया 9.8 इंटू 1.5 मीटर्स किया, आंसर आएगा मल्टीप्लाई कीजिए 1102.5 जूल्स, आंसर इज ए। अब देखिए यहाँ कहीं 5 का यूज़ नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसाएगा। तो इसलिए जो मैंने डिफरेंस बताए हैं इनको एक्सप्लेन किया है, वो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ दे देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ तो यहीं पे 5 मल्टीप्लाई कर देंगे और बड़ी क्वांटिटी ले आएंगे, उन्हीं के लिए तो ये दिया गया है आंसर, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करेंगे उनका यही आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको आंसर सही भी देगा और आपको कंफ्यूज करने वाला भी आंसर देगा। बहुत लोगों ने डी भी कर दिया होगा जबकि डी इनकरेक्ट है। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं बोलूँगा कि पूरा जब लेक्चर हो जाए तो उसको फिर से रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा और एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी नोटबुक में भी लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली है, उसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी लगाया है। अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हमने देख लिया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप की होती है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बट अब बात आती है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। बाय वर्च्यू मतलब वजह से, वजह से, ओके। किसी बॉडी के मूवमेंट या उसकी मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को भी बार बार हम के ई तो लिखेंगे नहीं, इसलिए हम इसको अब कैसे डिनोट करेंगे, के से, ओनली के से। और पोटेंशियल एनर्जी को किससे करते हैं, कैपिटल यू से, याद रखेंगे किससे, कैपिटल यू से। अब आता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। केवल फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत क्वेश्चन अपने आप ही बन जाएंगे। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है कि मोशन हो रहा है, मोशन पे डिपेंड करती है। अब देखिए मोशन भी कौन सा होता है, तेज़ मोशन हो रहा है, धीरे मोशन हो रहा है। आप चल रहे हैं सड़क पे, एक बहुत गाड़ी तेज़ी से आती है, लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आती है और आपको ठोक देती है, आप उड़ जाएंगे और बहुत दूर जाके गिरेंगे। अब वैसे ही एक दूसरी गाड़ी आती है जो आती है और ब्रेक मारती है, रुक जाती है और आप उससे टकरा जाते हैं, तो आप कहीं नहीं गिरेंगे, आप वहीं खड़े रहेंगे। इसका मतलब जिस बॉडी की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी या जितनी तेज़ कोई बॉडी ट्रैवल कर रही होगी उसकी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। सो इसमें पॉइंट आता है फास्टर द बॉडी हायर द काइनेटिक एनर्जी। बॉडी जितनी तेज़ स्पीड से ट्रैवल करेगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब आता है काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। तो डेरिवेशन हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें समझ में आए कि ये काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, हमने इसे फॉर्मूला लाए कहाँ से। नाउ द डेरिवेशन। देखिए एक बॉल थी, क्योंकि हम बॉल ज़्यादातर देखते हैं तो बॉल का ही चलिए एग्जांपल लेते हैं। एक बॉल है एम मास की जो पहले तो रेस्ट पे थी, फिर हमने क्या किया, हम आए और हमने उसे किक मारी। तो किक से क्या होता है, फोर्स लगता है। और फोर्स कैसे लगता है, जब एक्सेलरेट करती है कोई बॉडी तब उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो ए का एक्सेलरेशन हुआ और वो बॉडी ने एस डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया, एस डिस्टेंस ट्रैवल किया और वो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, वी वेलोसिटी हो गई। अब देखते हैं, हमें ये वी वेलोसिटी पता नहीं है तो पहले वी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब किसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स नहीं आती है तो वो कमेंट में लिख दे कि उसे नहीं आती है, तो उस पर भी मैं लेक्चर डाल दूंगा। नहीं तो मुझे लगता है आपने 9th में पढ़ा होगा तो आपको ये सब चीज़ें आती होंगी। तो अब v को कैलकुलेट करेंगे, वी स्क्वायर, अब u क्या है, u इज इक्वल टू 0, तो 2as। तो इससे s की वैल्यू क्या आई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2
ए एस। हाँ पहले मैंने कहा था वी नहीं पता है, लेकिन हमें फॉर्मूले में एस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं एस को कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, तो अब आ जाते हैं वर्क पे। वर्क कितना हुआ? वर्क उतना ही हुआ जितनी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, चेंज हुई। ये कोई नहीं बोलेगा कि कितनी काइनेटिक एनर्जी हुई, चेंज हुई। यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी और ज़ीरो से कुछ होगी, तो वर्क उतना ही हुआ जितनी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, चेंज हुई। सो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस। वही आपको पता है थीटा क्या होगा, ज़ीरो। ओके, तो फोर्स इज एम ए मल्टीप्लाइड बाय एस। अब एस को हमें फॉर्मूले में, इसलिए मैंने यहाँ क्या कैलकुलेट किया, एस कैलकुलेट किया, वी नहीं कैलकुलेट किया। अब आते हैं एस क्या होगा, एस यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब मैंने इधर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यू ज़ीरो। तो अब यहाँ पे भी हम यू ज़ीरो कर देते हैं और ए को कैंसिल करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या है, ज़ीरो है, तो आप इसी को डायरेक्ट कर लीजिए। मैंने इसमें माइनस यू स्क्वायर भी लगा दिया जो ज़ीरो है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आई, हाफ एम वी स्क्वायर आई। ओके, तो यहाँ से आता है हमारा फॉर्मूला किसका, काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ चेंज इन काइनेटिक क्या है, ज़ीरो से वी स्पीड पे गई, मतलब ज़ीरो वेलोसिटी वी पे गई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन आता है, इफ द स्पीड इज डबल्ड, डबल को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2, इस 2x कर दिया गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी। अब देखिए v का स्क्वायर है तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। सो अब सोचिए अगर कोई गाड़ी 40 किलोमीटर से आपको आके ठोकती है और 80 किलोमीटर से आके ठोकती है, तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा और आपको कितना ज़्यादा चोट लगेगी, समझ रहे। अब देखते हैं मास। अब मास बढ़ाएं, अब मास बढ़ाते हैं 2 टाइम्स, अब देखते हैं क्या उतना ही इफेक्ट होगा। मास इज 2 टाइम्स इज डबल्ड कह दें, अगर मास को हमने 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी बढ़ेगी, वो 2 टाइम्स ही बढ़ेगी। इसका मतलब जब जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, अब कोई 6 फुट का है, अच्छी खासा उसका वेट है, लेकिन वो धीरे धीरे दौड़ता है, तो आप उतना वो फोर्स जो लगाएगा, उतना ही फोर्स आपको लगाने के लिए उससे डबल स्पीड पे भागना होगा, तभी आप उसका फोर्स को मैच कर पाएंगे। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जब हिट करते हैं बॉल को तो हम लोग दौड़ के आते हैं, रन अप लेते हैं। क्यों रन अप लेते हैं, क्योंकि वेट तो एक्चुअली सबका लगभग कांस्टेंट ही होता है, आसपास होता है, इसलिए अगर हमें ज़ोर से मार रही है बॉल, हमारी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए हम रन अप लेके आते हैं, काइनेटिक एनर्जी स्टोर करते हैं और किक मार के उसे बॉल में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे बॉल एट अ वेरी हाई स्पीड जाती है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि जब स्पीड 2x होगी तो क्यों काइनेटिक एनर्जी 4x होगी, और उसके एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी और उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और लीनियर मोमेंटम क्या होता है। अब देखिए लीनियर मोमेंटम के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, अगर किसी को नहीं पता है तो वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दे कि लीनियर मोमेंटम नहीं पता है, तो उसकी भी वीडियो आ जाएगी। सो P जिसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है, K से रिप्रेजेंट करेंगे, के ई कोई नहीं लिखेगा आपसे, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए इसमें एक एम है एक वी है, इसमें तो वी 2 है, तो चलिए एम भी 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय एम बोथ साइड्स। अब 2 को भी इधर ले जाते हैं, तो 2 एम के इज इक्वल टू एम वी का होल क्या आएगा, स्क्वायर। अब ये एम वी क्या है, दिस इज पी, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम के, तो इसमें आता है p इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एम के, या फिर इसमें आएगा k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2 एम। तो आप ये कुछ भी याद कर लीजिए, या तो पहला ये याद रखिए या तो ये याद रखिए, दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ये मेनली इसलिए आपको बताया गया है क्योंकि आपको पूछा जाता है कि लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या है। जब रेशियो पूछा जाता है और काइनेटिक एनर्जी दी जाती है तो हम इसका यूज़ करते हैं, इसका और कुछ यूज़ नहीं है। ये केवल किसके लिए है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर ओनली क्वेश्चन बेस्ड है। ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए।
अब देखिए आ गया क्वेश्चन, द टू बॉडीज ऑफ masses m and 4m are moving with equal kinetic energy. The ratio of velocities with which they are traveling is. अब देखिए दो बॉडी दी गई हैं, एक बॉडी है m और एक बॉडी है 4m, और इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी के लिख दिया, कोई बात नहीं, इक्वल टू के ई ऑफ 4m। अब देखिए एक हल्की बॉडी है और एक भारी बॉडी है, अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी कब सेम होगी? ये तभी सेम होगी जब जो m होगा वो क्या होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जब स्पीड ज़्यादा होगी तभी वो 4m की काइनेटिक एनर्जी को मैच कर पाएगा। अब जैसे आप सभी लोगों ने, हम सब ने WWE देखा होगा, तो उसमें बहुत फेमस मैच है बिग शो वर्सेस रे मिस्टीरियो। तो उसमें आप सबको पता है रे मिस्टीरियो काफ़ी शॉर्ट हाइटेड है और बिग शो के कंपैरिजन में बहुत ही लाइट वेटेड है। तो जो ये देखिए, आपने रे मिस्टीरियो का फाइटिंग स्टाइल देखा होगा, वो हमेशा रन अप लेता है, हमेशा रन करके आता है फिर किक करता है। उसका जो मोस्ट फेमस मूव है वो भी रन अप लेके किक है। अब वो हमेशा रन अप क्यों लेता है? क्योंकि उसे पता है कि मेरा मास कम है और बिग शो का मास उसके 4 टाइम्स है, तो अगर मुझे उतनी ही फोर्स से हिट करना है तो मुझे अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी होगी, इसलिए वो हमेशा रन अप लेके किक करता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों है। अब चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m इज हाफ m v m कर देंगे क्योंकि ये m का है स्क्वायर, इज इक्वल टू हाफ m v 4m का स्क्वायर। अब देखिए पहले m दिया है फिर 4m दिया है, ओके तो हम क्या लेंगे, वी एम अपॉन वी 4m लेंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने वी 4m अपॉन m ले लिया होगा, लेकिन नहीं, अगर पहले m दिया है तो हम न्यूमरेटर में m लेंगे और डिनोमिनेटर में 4m लेंगे। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, 2/1। तो रेशियो क्या हो गया, 2:1। आंसर इज बी। मुझे लगता है आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि एक क्वेश्चन तो छोटा सा है, फॉर्मूला है तो आपको आ जाएगा, लेकिन आपको इसके अंदर का कॉन्सेप्ट जो लग रहा है वो पता होना चाहिए। और रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आप सोचेंगे, खुद सोचेंगे, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि फिजिक्स इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिकलिटी में देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग चैप्टर के एंड की तरफ आ रहे हैं। अब आती है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं अब क्या कहती है। ये इसका स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था दैट दिस इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले जीरो था, उसके बाद वी हो गया, मतलब जीरो से वी में जो इंक्रीज हुआ है उस काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या कहा है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो देखिए जितना भी अभी हम अप्लाई कर रहे थे, हम लोग को पता नहीं था कि हम एक थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने केवल अंडरस्टैंड किया कॉन्सेप्ट को और हम लोग वही थ्योरम अप्लाई करने लगे। तो देखिए आपको पता भी नहीं होंगी चीज़ें, आप थ्योरम अप्लाई करोगे, बिकॉज फिजिक्स इज अ प्रैक्टिकल एंड कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। अब चलिए इसका भी डेरिवेशन आ जाता है। डेरिवेशन की जैसे अब टेस्ट में तो आता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से डेरिवेशन बता दिया जाता है। सो मास m की बॉडी है जो v वेलोसिटी से चल रही है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी हम ज़्यादातर u लेते हैं। अब हम लोगों ने माना है u इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये रेस्ट पे नहीं है, ये बॉडी मूव कर रही है। अब देखिए जैसे फुटबॉल मूव कर रही होती है और मूव करती हुई बॉडी पे आप किक कर दें तो उसको एक्सेलरेशन मिलता है, वो s डिस्टेंस जाती है और फिर वही बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाती है, v। अब फॉर्मूले में क्या आता है, s आता है, तो हम s कैलकुलेट करेंगे। पहले से आपको पता होगा s क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as। अब आते हैं वर्क इज इक्वल टू f डॉट s एंड थीटा क्या आएगा 0, क्योंकि फोर्स भी इधर है डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। थीटा क्या हो गया 0, कॉस थीटा क्या हो गया 1 हो गया। m a और s क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ओके ये s नहीं है यहाँ पे, 2a। अब a से a कट गया और इसमें देखिए आप क्या हुआ, हाफ m, पहले v से मल्टीप्लाई करेंगे फिर u से, हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू w। एंड अब ये w क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जी हाँ यही काइनेटिक एनर्जी है, और इधर v है, मतलब v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या है, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल इज इक्वल टू वर्क। अब देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसे लिखेंगे कैसे, W इज इक्वल टू के फाइनल
माइनस के इनिशियल, that the work done is equal to change in kinetic energy, not the kinetic energy but the change in kinetic energy. इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, work is equal to delta k. वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन करने में आपको फायदेमंद रहेगी. वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब आपको समझ में आ गया होगा. ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे. अब आप वीडियो पॉज करिए और फिर से अपने आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए. मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको ट्राई कीजिए खुद से पहले. ओके, तो आपने कर लिया होगा. अब मैं आपको बताता हूँ. तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है ये. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 12 जूल टू 60 जूल ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन. कितने की फोर्स थी? 5 न्यूटन की फोर्स थी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg. द वर्क डन बाय द फोर्स इज. अब फोर्स का जो है वर्क डन निकालना है. तो अब देखिए पहले क्या थी उसकी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक इनिशियल इज 12 जूल एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज 60 जूल. तो वर्क डन कितना होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू 60 माइनस 12 और ये क्या आएगा? जूल में आएगा. आंसर क्या आएगा? 48 जूल. अब बहुत लोग होंगे जिन्होंने एफ का यूज़ किया होगा. अब देखिए जिनको ये कॉन्सेप्ट पता है या जिनको क्लैरिटी है वो समझ जाएंगे दैट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और आराम से सी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ेंगे. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए ही दी जाती है कि जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो ये क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएगा. सो क्या आप समझ गए होंगे? जितनी भी थ्योरम्स थी आपको सब कुछ बता दी गई हैं. अब आगे बढ़ते हैं. ओके, तो हमने अब काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ ली. अब एनर्जी के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्ड पढ़ लिया है. अब देखते हैं कितने टाइप्स की काइनेटिक एनर्जी होती है. हमने टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी जो थी इलास्टिक और ग्रेविटेशनल. अब पढ़ेंगे फॉर्म्स या फिर टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. अब ये वही काइनेटिक एनर्जी है जब एक कार v वेलोसिटी से चलती है तभी उसे हम क्या कहेंगे? एक लीनियर मोशन कर रही है. क्या कर रही है? ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है. तो इसकी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर. तो जब कोई बॉडी सीधी चलती है, ट्रांसलेशन मोशन शो करती है, तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. अब आती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तब आती है जब कोई बॉडी घूम रही हो या रोटेट कर रही हो. जैसे अगर हमने ये लिया रॉड और इसको एक तरफ से पिवट कर दिया और इसे ओमेगा वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. इसे कैलकुलेट करना आप हायर क्लासेस में सीखेंगे. अब आती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. ये तभी आती है जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्रीज हो जाता है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है. जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तब जो एनर्जी होती है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और इसे भी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ओके, तो आपको केवल एक ही काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है और कैलकुलेट करनी है, वो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. उसके अलावा आपको कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं कैलकुलेट करनी है. अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस में. और देखिए जितने भी डिफरेंसेस हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपको वो सब याद होने चाहिए. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स लोकेशन. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मूवमेंट या ड्यू टू इट्स मोशन. अब सेकेंड पॉइंट आता है पोटेंशियल एनर्जी का. इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू इट्स चेंज स्टेट. कि बॉडी की हम लोगों ने स्टेट चेंज की, इधर से उठा के ऊपर ले गए तो कितनी चेंज इन एनर्जी आई, उसे हम कहेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कि मूविंग बॉडी कितना वर्क कर लेती है रेस्ट पे आने से पहले. किक किया उसे, उसने कितना वर्क किया, उसके बाद वो आके रुक जाएगी. रुकेगी फ्रिक्शन की वजह से. तो फ्रिक्शन की वजह से रुकते रुकते जितना वो काम कर लेगी उसे हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी. अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी. अब ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पोटेंशियल एनर्जी से हम कभी डायरेक्ट वर्क नहीं कर सकते. पोटेंशियल एनर्जी को पहले हमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना होता है. अब देखिए
हम कभी भी डायरेक्ट वर्क नहीं कर सकते। जैसे हम डैम का एग्जांपल लें, तो डैम में जो वाटर होता है वो एक हाइट पे रखा होता है, लेकिन जब उसे छोड़ते हैं तो वो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, उसके बाद वो आपको इलेक्ट्रिकल या हीट एनर्जी, जो भी एनर्जी में आप उसे कन्वर्ट करना चाहें, वो देता है। हम डायरेक्टली कभी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी बनेगी, और फिर काइनेटिक एनर्जी को हम किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। यहाँ पे कहीं v तो आया नहीं, कहीं स्पीड तो आई नहीं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, बट काइनेटिक एनर्जी डज डिपेंड ऑन स्पीड। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या अलग अलग टाइप की एनर्जीज हैं। एंड आपको ये फॉर्मूला याद है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू यू प्लस के। यू इज काइनेटिक एनर्जी एंड के इज काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए कितने फॉर्म्स की एनर्जी होती हैं। अब ये फॉर्म्स की एनर्जी बस आपको पता होनी चाहिए, तो आप देख लीजिए, मैकेनिकल, सोलर, हीट, लाइट, केमिकल, हाइड्रो, इलेक्ट्रिकल, जियोथर्मल, न्यूक्लियर, विंड, साउंड एंड मैग्नेटिक एनर्जी। और भी टाइप की होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल इतने ही टाइप की एनर्जी हैं, तो बस आपको पता होगा और आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं, तो आप एग्जाम्पल तो आसानी से लिख देंगे। लेकिन अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म, और उसमें कौन कौन से अप्लायंसेज यूज़ होते हैं वो भी आपको बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिए, 1, 2, 3। इनसे इंपॉर्टेंट कोई एग्जाम्पल नहीं है, और यही हर बार पूछा जाता है। तो अब आते हैं सबसे पहले एसी जनरेटर। अब देखिए, ये एक आपको वीडियो दिख रहा है कि पहले ये कॉइल घूमती है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आने लगता है। तो पहले क्या हुई यहाँ पे, पहले यहाँ पे क्या थी, मैकेनिकल एनर्जी थी। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सबसे पहले कॉइल घूमी, उसके बाद करंट बना, क्योंकि ये जनरेटर है। क्या है ये, जनरेटर है। तो जनरेट क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। किससे जनरेट करता है, मैकेनिकल एनर्जी से जनरेट करता है। सो एसी जनरेटर जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। अब आते हैं दूसरा जो है डीसी मोटर। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक सेल लगा दिया, सेल इज कॉल्ड अ डायरेक्ट करंट। ओके, तो यहाँ पे पहले गया इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद ये कॉइल घूम रही है। पहले यहाँ गया इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद ये कॉइल क्या की, घूमना स्टार्ट की। इसका मतलब ये मोटर है, इसका काम चीज़ों में क्या, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना है। इसमें ये क्या होगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे कार्स में क्या लगी होती है, व्हील घुमाने के लिए मोटर लगी होती है, क्योंकि कार की बैटरी से जाता है पावर उस पर, और जो मोटर होती है उससे क्या करती है, व्हील को रोटेट कराती है, व्हील में मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। आप समझ रहे होंगे। ओके, तो आप ये 2 एग्जाम्पल अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं हमारे सेल फोन्स की बैटरी। सेल फोन्स की बैटरी आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल एनर्जी से, सीई मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनती है। अब देखिए, हमारा फ़ोन जो चार्ज होता है वो कैसे चार्ज होता है, सबसे पहले हम पिन लगाते हैं, वहाँ पे जो हम एनर्जी देते हैं उससे सबसे पहले केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल रिएक्शन से वो चार्ज होती है, और उसके बाद फ़ोन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है हमारा फ़ोन, हमारा मोबाइल फ़ोन या हमारे फ़ोन की बैटरी, कि कैसे केमिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं किसी और पे। डायनेमो मोटर का एग्जांपल है, सिंपल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट में कौन कन्वर्ट करता है, आयरन। आप दबाएं और कपड़े आप क्या करते हैं, आयरन करते हैं, तो इसमें से हीट निकलती है, कभी छू लें इसे तो जल जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल से हीट करता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल से साउंड कैसे आता है। लाउड स्पीकर, हम माइक में बोलते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है और लाउड स्पीकर से आवाज़ निकलती है, मतलब साउंड एनर्जी। और मैं देखिए माइक से बोल रहा हूँ और वो आपके स्पीकर से निकल रही है, तो मेरी जो साउंड एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अब ऐसे ये 3 और एग्जाम्पल है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं और बस ये याद रखिए। बट ये जो 3 फोटोज़ आपको दी गई हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछी जाती है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये केवल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है और एमसीक्यू में हो सकता है किसी कॉन्सेप्ट को मिला के ये पूछ लिया जाए। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर रहे। ओके,
So point number 1, whenever mechanical energy changes to other forms, it is always in the form of kinetic energy and not in the form of पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी से डायरेक्टली आप किसी और में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, उसके बाद जो काइनेटिक होती है एनर्जी वो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही था पहला पॉइंट। आते हैं सेकेंड पॉइंट, वाइल ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर डिजायर्ड फॉर्म, जो हमें चाहिए, द एंटायर एनर्जी डज नॉट चेंज इन द डिजायर्ड फॉर्म बट पार्ट ऑफ इट चेंजेस आइदर to some other undesirable form, usually heat due to friction, or a part of is lost in the surroundings due to radiation which is not useful। अब देखिए, जो अनडिजायरेबल एनर्जी होती है या एनर्जी निकल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डिसिपेटेड एनर्जी या फिर डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। और जो एनर्जी हमें नहीं मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, डीग्रेडेड एनर्जी। जबकि वो एनर्जी कहीं डीग्रेड नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अच्छी हैं कुछ बुरी हैं। एनर्जी एनर्जी है, अच्छा बुरा उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन हम अपने यूज़ के हिसाब से उसे डिग्रेडेड बोलते हैं कि हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, इसका मतलब यही डिग्रेडेड है, मतलब अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, वैसी वाली बात हम इसमें यूज़ करते हैं, दैट इट इज़ डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखिए, आपने जब अपना फ़ोन चार्ज किया होगा तो आपने देखा होगा, अगर वो फ़ोन बोला जाता है कि 30 मिनट्स के अंदर चार्ज होगा, फास्ट चार्जिंग 30 मिनट्स के अंदर चार्ज होगा, लेकिन वो 30 मिनट्स के अंदर नहीं चार्ज होता है, वो 35 मिनट्स लेगा पूरा चार्ज होने में। क्यों? क्योंकि 5 मिनट में जो चार्ज और हो जाता, वो 5 मिनट कहाँ गया, एनर्जी वेस्ट होगी, किस में, हीट में। जब फास्ट चार्जिंग होती है तो ज़्यादातर देखा जाता है फ़ोन गर्म हो जाते हैं, तो जितनी आपकी बैटरी जा रही है वो वेस्ट भी हो रही है। तो अगर उस वेस्ट को हटा दें तो 30 मिनट में होना चाहिए, लेकिन वेस्ट हो रही है, इसकी वजह से वो टाइम ज़्यादा लेती है और 35 मिनट्स में चार्ज होती है बैटरी। ओके, तो अब हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ चुकी हैं और हमें चैप्टर का ज़्यादातर अब सब कुछ आ ही चुका है। अब देखते हैं, एक आखिरी में आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो हम लोग 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, तो सबको इसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट है वो याद होगा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब ये कब कब वैलिड होती है, उसकी कंडीशन आते हैं। ये तब वैलिड होगी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा। एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी फोर्स की, मतलब यहाँ पे हम लोग किक मार रहे हैं कि अगर आप बॉल को किक मार रहे हैं और कोई आपके ऊपर किक मार रहा है, तो ये जो आपके मुंह पे किक पड़ी है ये एक्सटर्नल फोर्स है, इसका इस बॉडी के एनर्जी पे कोई, क्या कहते हैं, कोई भी संबंध नहीं होगा, कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं डालेगी वो फोर्स। जब आपने बॉल को किक किया तो आपकी जो लेग से एनर्जी मिली ये इस एनर्जी से मूव करेगी, ना कि जो आपके फेस पे किक पड़ी उस एनर्जी से मूव करेगी। और ग्रेविटी को हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं। अब देखिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब देखिए, इसमें दिया गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, तो U दैट इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब देखिए, कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि जैसे हम माइक में बोलते हैं तो हमने तो एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, साउंड एनर्जी हमने प्रोड्यूस की ना, हम तो बोले, हमने साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, लेकिन वो ऐसा नहीं है। देखिए, आप बोलेंगे कब, जब आपने खाना खाया होगा, तो वो जो एनर्जी आपको फूड से, न्यूट्रिएंट से मिली, वही तो आपने बोली। अब खाना बनाने से आता है, ऐसा तो नहीं खाना अपने आप उसमें एनर्जी आती है, खाना बनता है पहले प्लांट्स में, तो प्लांट्स में हम जो डालते हैं पानी और जो खाद डालते हैं, या फिर हम कह दें काउ डंग डालते हैं, उससे जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट बनाता है उसकी एनर्जी उससे आई। तो देखिए, आप ये देख सकते हैं कि नेचर में एक साइकिल है कि हमेशा एनर्जी बनती नहीं है, एनर्जी हमेशा चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड। तो इससे पता चलता है कि एनर्जी कभी भी कोई नई एनर्जी नहीं बनती, हमेशा एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो हम इससे ये भी कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और बहुत फेमस स्टेटमेंट है, दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द होल यूनिवर्स इज ऑल्सो कांस्टेंट। यूनिवर्स मतलब हमारे प्लैनेट्स, उसकी सराउंडिंग्स, जितनी भी सारी गैलेक्सीज हैं, उन सब की जो क्यूमुलेटिव या समेशन ऑफ एनर्जीज है वो भी कांस्टेंट रहती है। ये एक फन फैक्ट था, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये जान के कि द होल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑल्सो कांस्टेंट।
एक कांस्टेंट होती है। ऐसा नहीं कोई भी एनर्जी इनफाइनाइट हो सकती है, एनर्जी और द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इतना छोटा प्रिंसिपल नहीं है, इट इज़ अ वास्ट प्रिंसिपल, और इसके एप्लीकेशंस भी लिमिटलेस हैं कि ये इसने पूरे यूनिवर्स को डिफाइन कर दिया है। सोचिए तो ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एनर्जी? एनर्जी कैन बी स्टोर्ड, येस एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। एनर्जी कैन मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, ओके मूव कर सकती है। आप बॉल को किक मारे तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 आप हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 2 बॉल है, तो एनर्जी आपसे बॉल में ट्रांसफर हो गई, तो इट कैन मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। जी अभी हम लोगों ने देखा पिछली स्लाइड में कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कैसे होती है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, नो इट इज़ रॉन्ग। सो आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा, क्योंकि सिंगल करेक्ट है। ओके अब देखते हैं, एनर्जी कंजर्व्ड है। अब आप सोचेंगे कि अब बोल दिया है तो बोलने से हम थोड़ी ना मान लेंगे कि हाँ आपने बोल दिया कि एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, तो आप प्रूव करके बताइए कि एनर्जी कंजर्व कैसे रहेगी। आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व्ड है, हमको तो यही नहीं लगता कि हम अगर छत से बॉल फेंक दे तो वो एनर्जी कंजर्व्ड है, हमको नहीं लगता, तो आप प्रूव करके बताइए इसे। तो मैंने कहा ठीक है चलिए प्रूव करते हैं। अब देखिए प्रूव में हम ये मानेंगे कि दैट देयर इज नो रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। अब देखिए आप बॉल नीचे छोड़ते हैं तो बॉल नीचे जाती है, हिट करती है, तो एनर्जी उस वक्त चेंज होती है और कुछ हीट में चली जाती है एनर्जी। हम बॉल को ऊपर से फेंकते हैं तो उस पर एयर रेजिस्टेंस लगता है जो उसे स्लो कर देता है, इसलिए हम ये सब उसमें नहीं मानेंगे। अब चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। हम मानते हैं आप यहाँ छत पे खड़े हैं एच डिस्टेंस ऊपर, और आपने इस बॉल को फ्री फॉल किया। फ्री फॉल मतलब बिना किसी वेलोसिटी के छोड़ दिया, इट इज़ फॉलिंग फ्रीली विदाउट एनी फोर्स, ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और द ग्रेविटी फोर्स, एंड एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखते हैं, आते हैं इसके वेरिफिकेशन में। चलिए अब इसका वेरिफिकेशन के लिए हम दूसरा कलर यूज़ करते हैं। ओके सो अब सबसे पहले डिफाइन करते हैं पॉइंट ए को। पॉइंट ए है टॉप पॉइंट, आपकी छत का पॉइंट। सो काइनेटिक एनर्जी हेयर इज 0 एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू k प्लस यू इज इक्वल टू mgh. ओके अभी mgh है। अब आते हैं पॉइंट बी पे। अब देखिए पॉइंट बी में कितना ट्रैवल कर चुकी है? x डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है, तो जो हमारा x डिस्टेंस है वो कितना है? अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना x है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx। तो x कितना है? x इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर को रखते हैं यहाँ पे, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? mgx। और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कितनी है? mgh माइनस एक्स। कितना ऊपर है ग्राउंड से? h माइनस एस डिस्टेंस ऊपर है ग्राउंड से। तो अब इनको ऐड करते हैं। सो द मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब देखिए mgh होगा माइनस mghx होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? mgh। तो देखिए पॉइंट ए पे भी यही, बी पे भी है। आपने कहा अच्छा पहले आप आखिरी पॉइंट तो ग्राउंड का पॉइंट तो देखिए। अब जाते हैं पॉइंट सी पे। पॉइंट सी में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम होगी mgh, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम, क्योंकि जब डाउन ग्राउंड को टच कर दिया तो h कितना हो गया? 0 हो गया। तो मैकेनिकल एनर्जी अब कितनी हो गई? mgh। अब आप देखिए तीनों टाइम जो एनर्जी थी वो क्या रही? मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट। देयरफॉर जो मैंने कहा कि दैट द एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, कभी भी एनर्जी में इम्बैलेंस नहीं आता है। लेकिन ये हम मान के चलते हैं तब जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं हो, तभी ऐसा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस से हीट लॉस हो जाता है, इसीलिए हम कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। अब देखिए कुछ इसके ग्राफ हैं। तो ये ग्राफ कैसे बने हैं? सिंपल से स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स हैं। तो ग्राफ अभी लिखने को नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पूछा जाता है मैक्सिमम और मिनिमम कब है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब है? जब वो ग्राउंड को टच करती है। मिनिमम तब है जब वो फ्री फॉल होती है, और उसके वाइस वर्सा पोटेंशियल एनर्जी है। वैसे ये ग्राफ भी बना है।
और ये आपकी सेलिना के बुक का एक्सट्रैक्ट है, तो आप इसे देख सकते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू अ सिंपल पेंडुलम। अब आपने कहा कि एक एग्जाम्पल से या एक एक्सपेरिमेंट से हम नहीं मान लेते हैं कि एनर्जी कांस्टेंट होती है, हमें और एक्सपेरिमेंट चाहिए जिससे हमें पता चले कि एनर्जी क्या सही में कांस्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि ये जो आपने प्रिंसिपल बताया है ये केवल एक ही फॉर्मूले पे लग रहा हो या फिर केवल एक ही सिचुएशन में लग रहा हो, और सिचुएशन बताइए हमें। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए और सिचुएशन बताता हूँ आपको। अब देखिए पेंडुलम, अब पेंडुलम में भी देखिए जब आप यहाँ आएंगे तो ये वही पॉइंट है जहाँ छत से हमने बॉल को फेंका था। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी 0 है। और फिर ए पे आया, ए पे क्या आ गया, ग्राउंड को टच कर दिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगी, mgh, एंड दैट इज मैक्सिमम। तो आप देखिए ए टू बी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने छत से बॉल फेंकी और वो ग्राउंड को टच कर गई, और फिर ए टू सी ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर से मैंने छत पे, सी छत का पॉइंट है, वहाँ से बॉल ली और फिर से मैंने ग्राउंड पे फेंकी। तो अब देखिए इन दोनों टाइम ये बिल्कुल वैसा ही है, कैसे, फ्री फॉल जैसा है, और वैसे ही इसमें एनर्जी कंजर्व्ड है। तो देखिए इससे प्रूव होता है कि मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स द फैक्ट दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड, and free fall also demonstrate that energy is conserved. Therefore हमने मान लिया that principle of conservation of energy is confirmed। ये बिल्कुल सही प्रिंसिपल है, और आप भी मान गए कि हाँ भैया दिस इज द मोस्ट, मैं कहूँगा स्टेट ऑफ द आर्ट, या सबसे अच्छा प्रिंसिपल जो अभी तक हमने पढ़ा है वो यही है, क्योंकि ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि ये पूरे यूनिवर्स को भी डिफाइन करता है और एक छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट जैसे एक फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी को भी डिफाइन करता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अब इसका हम लोग पढ़ते हैं फैक्ट। In fact, at the mean position, the bob has minimum potential energy. Since we are interested only in the change in the potential energy as the bob swings, so we may assume it to be zero. अब हम लोगों ने क्या लिया है, आइडियल स्टेट लिया है, दैट ओनली ग्रेविटी इज देयर। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रिंग टूटा है या कहीं छोटा है कहीं मोटा है, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल आइडियल स्टेट लिया है, इसलिए ये एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम रियल सिचुएशन लेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी हो सकता है हमारा स्ट्रिंग बराबर ना हो, कहीं थोड़ा सा मोटा हो कहीं थोड़ा पतला हो। एयर रेजिस्टेंस होगा तो ये उतना ही ऊपर फिर से नहीं जा पाएगा। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, अपने पेन पे थोड़ा सा रबर बैंड बांध लीजिए या कुछ बांध लीजिए और उसको एक बार मूव करिए, तो जितना डिस्टेंस पे आप उसे छोड़ेंगे जो दूसरा टर्न होगा उस पर उतना ही नहीं जाता है, थोड़ा रुक जाता है, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो जब हम एयर रेजिस्टेंस नहीं मानते हैं तो आइडियल कंडीशन मानते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे। अ सोलर सेल कन्वर्ट्स, सोलर सेल क्या होता है, ये होता है सोलर सेल। यहाँ पे सन रेज आती हैं और उसके बाद यहाँ क्या होता है, एक बैटरी कनेक्ट होती है जो चार्ज हो जाती है। हम लोगों ने कई बार देखा है जो लैम्प पोस्ट होते हैं या फिर जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वहाँ पे उनके अपर साइड ऐसे ही लगा होता है सोलर सेल, या फिर हम इसे कहते हैं फोटोकेमिकल सेल, जो सन की रेज को, या जैसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी, क्योंकि सन को हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आंसर क्या होगा, डी, दैट इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए जितने भी टाइप के डिवाइसेस थे सबका हम लोगों ने पढ़ लिया कि कौन किस में कन्वर्ट करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया नहीं इसलिए इसका मैंने क्वेश्चन ही दे दिया। अब मुझे लगता है आप इस चैप्टर के लिए पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आप हर टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है और इसी से चैप्टर होता है पूरी तरह कंप्लीट। ये वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन हाँ ये चैप्टर इतना भी बड़ा नहीं था कि इसके मैं और पार्ट्स बनाऊँ, इसलिए एक बार में आप समझ गए होंगे, क्योंकि वर्क पावर और एनर्जी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो अलग अलग बनाने पे ब्रेक हो जाता टॉपिक। इसलिए मैं कहूँगा अगर आपको अच्छे से फिर से समझना है तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, 1.5x या 2x पे देखिए, लेकिन एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर पे। इसलिए आगे पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।